हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 2 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरीडे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज क्या तारीख है? 2 सितंबर है आज। और हर साल 2 सितंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हम कहेंगे विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है आज के दिन। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारियल के महत्व को समझना और लोगों को नारियल के महत्व के बारे में बताना, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। ठीक है ना। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। नारियल के बारे में आपको पता ही होगा, ये एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को नारियल के बारे में या फिर नारियल से बने प्रोडक्ट के बारे में पता लगे। जब आपसे ये पूछा जाए कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसने की थी, तो हम नाम लिखा करते हैं। आपने शायद सुना भी होगा APCC, यानी कि एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय के द्वारा इसे शुरू किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल की पहचान हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल के महत्व का पता लगे लोगों को। ठीक है, तो ये APCC क्या है? ये एक संगठन है। इसी संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व नारियल दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और हर साल ये दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। लगभग अगर हम बात करें नारियल हमारे एशियाई देशों में कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो जैसे हमारे भारत की बात कर लीजिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जहां पर नारियल की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना। तो नारियल की खपत को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और इससे संबंधित जो भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उनका किस प्रकार से सेवन हो, उनके सेवन के क्या क्या लाभ हैं, उन्हीं लाभों के बारे में लोगों को बताना, यही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो आप सभी को विश्व नारियल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे आज के दिन उनके बारे में जानने के लिए जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ बेहतरीन कार्य किया है। चलो जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये कौन है? इनका नाम है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। ये हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1988 में। ठीक है ना।
और जैसे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जो मैच होते हैं, जैसे कि वनडे की बात करें, T20 की बात करें या फिर टेस्ट मैच की बात करें, उनमें इन्होंने अच्छे से प्रदर्शन किया है। टेस्ट में इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच 2020 के आसपास में खेला था। ठीक है, वनडे में T20 में भी ये खेला करते हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटोज देख लीजिए ईशांत शर्मा की। ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है ये बड़ी वायरल हुई थी, आपको पता भी होगा ये किस प्रकार से एक्शन बना रहे थे, है ना। और बाकी आईपीएल में भी ये बखूबी प्रदर्शन करते हैं। हमारे भारत के तेज गेंदबाजों में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट की बात हो रही है, अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट खेला जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का कार्य कौन करता है, तो फिर हम नाम लिया करते हैं आईसीसी का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो क्या आप बता सकते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? अगर आपने लिखा होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आईसीसी के, और वो कहां से हैं? वो हमारे भारत से हैं। उनका नाम क्या है? जय शाह उनका नाम है, ठीक है ना। जो कि अभी बीसीसीआई से जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का कोई व्यक्ति आईसीसी में प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। चलो जी, हमारे भारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतीय टीम ने कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता है? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने कितनी बार जीता है? अगर आपने लिखा होगा 2007, सॉरी 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन लिखा है आपने, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2 बार T20 विश्व कप जीता। पहली बार कब जीता था? 2007 में। उस समय हमारे कप्तान कौन हुआ करते थे? महेंद्र सिंह धोनी। और दूसरी बार ये कारनामा भारतीय टीम ने कब किया है? 2024 में ही किया है, अभी 2 महीने पहले की बात है। और उस समय कमान किसके हाथों में थी? रोहित शर्मा के हाथों में थी। और ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और जड्डू जो है हमारे ऑलराउंडर, इन तीनों खिलाड़ियों ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो 2 बार हमने T20 विश्व कप जीता है और 2 बार हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो जो है, पहली फोटो इसमें ये तो देख लीजिए 2007 की है, जब हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। और ये जो दूसरी फोटो है ये 2024 की है, जो अभी थोड़े ही दिन पहले आपको देखने को मिली थी, जब रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने ये मैच ही नहीं बल्कि पूरे विश्व कप को जीता था। ठीक है ना। तो अब जैसे हम थोड़ा बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप की, तो सबसे पहला वर्ल्ड कप हमने कौन सा जीता था? 1983 में जीता था, और वो कौन सा था? वनडे वर्ल्ड कप था 1983 में। उस समय कप्तान कौन हुआ करते थे? हमारे कपिल देव कप्तान थे उस समय। फिर 2007 में हमने जीता T20 वर्ल्ड कप, और उस समय हमारे कप्तान कौन थे? MS धोनी। फिर समय आया 2011 का, और फिर हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, और उस समय कप्तान हमारे कौन थे? MS धोनी। और ये 2024 की फोटो है, इसमें T20 फॉर्मेट में हमने ये वर्ल्ड कप जीता है, और इस समय कप्तान कौन रहे हैं? रोहित शर्मा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब बात करें सबसे पहला हमने वर्ल्ड कप कौन सा जीता था, तो वनडे वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, जब हमारे कप्तान कपिल देव हुआ करते थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, अगर आपसे तारीख पूछ ली जाए तो फिर आपको लिख देना है 25 जून 1983। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इस समय हमारे कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कपिल देव की कप्तानी में हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता, पहली बार भारत का ये विश्व कप था।
तो चलो जी, अब बातें करेंगे हम उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से। इनका नाम शायद आपने सुना होगा। इनका नाम क्या है? टी के माधवन इनका नाम है। टी के माधवन की आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 1885 में हुआ था। 1885 में कहाँ पर इनका जन्म हुआ? तो एक जगह पड़ती है अल्लाह पूझा। अल्लाह पूझा कहाँ पर है? तो ये तो केरल में है। मूल रूप से केरल से बिलोंग करती किया करते थे ये टी के माधवन। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 अप्रैल 1930 को इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से हमारे भारत में प्रसिद्ध हुए? तो ये एक समाज सेवी व्यक्ति थे। आप कह सकते हैं ये समाज में सुधार लाने के पक्षधर थे। इस वजह से हम इनको समाज सुधारक कहते हैं। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। मलयालम, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का इनको बखूबी ज्ञान था। और इन्होंने सत्याग्रह, एक वायकोम सत्याग्रह आपने नाम सुना होगा। वायकोम सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस महत्वपूर्ण भूमिका के बाद इनको प्रसिद्धि मिली। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ था? आप इनके बारे में बताइएगा। वायकोम मंदिर सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अगर आपने इसमें लिखा होगा 1924, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। और इसी वायकोम मंदिर सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। इस वजह से इनको प्रसिद्धि मिली। वायकोम सत्याग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किस प्रकार का आंदोलन था? ये एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है ना, शांति प्रिय आंदोलन रहा ये, जिसका मकसद त्रावणकोर में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करना था। त्रावणकोर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि वर्तमान में केरल का जो क्षेत्र है, केरल में जो जातिगत भेदभाव हुआ करता था और अस्पृश्यता थी, उसको खत्म करना, यही उद्देश्य था इस सत्याग्रह को शुरू करने का। ये आंदोलन 1924 से लेकर 1925 के बीच में चला। अब अगर आपसे ये पूछा जाए इसी आंदोलन के बारे में, तो भारत के शुरुआती जन आंदोलनों में से एक आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का मकसद त्रावणकोर के वैकोम महामंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा देना था। जातीय आधार पे जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनके लिए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी टी के माधवन ने, उसके बाद में महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया था। और इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से उस भेदभाव रूपी भावना को दूर करने के लिए ये एक प्रयास था, ये एक आंदोलन था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए वायकोम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। अब हम बातें करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम क्या है? वाई एस राजशेखर रेड्डी। वाई एस राजशेखर रेड्डी की आज जयंती है। इनका जन्म 8 जुलाई 1949 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो जैसे हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। 2 सितंबर 2009 को हुई थी। किस पार्टी से बिलोंग करते थे ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। INC लिख देना है। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये बड़े एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। आंध्र प्रदेश के कौन से नंबर के ये मुख्यमंत्री बने थे? तो आप कहेंगे 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। YSR के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि पाई और लोकसभा सदस्य भी बने। 9वीं लोकसभा में, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में भी ये
सदस्य बने थे, ठीक है ना। 2003 में इन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश में पैदल यात्रा की थी। तो जैसे हम बात करें, ये तो थे 14वें मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, तो फिर आप किसका जवाब लिखेंगे? आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नारा चंद्रबाबू नायडू, ठीक है ना। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। टी का मतलब होता है तेलुगु, तेलुगु। डी का मतलब है देशम, और पी का मतलब है यहाँ पर पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी के ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में नारा चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने आंध्र प्रदेश के कौन से नंबर के, यानी कि 4 बार इनका कार्यकाल होगा, ये इनका चौथी बार कार्यकाल चल रहा है। इससे पहले 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। 2014 के बाद जब तेलंगाना अलग हो गया, उसके अलग होने के बाद ये दूसरी बार सीएम है, ठीक है ना। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये कौन है? यही तो है नारा चंद्रबाबू नायडू, जो कि किससे संबंधित हैं? तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित हैं। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो जब 18वीं लोकसभा का गठन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये बैठे हुए थे, आपने नोट किया होगा, है ना। ये कौन है? तो ये हैं राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। आप इनका नाम बताने का प्रयास करना जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के ये रिटायर्ड ये न्यायाधीश हैं, तो आप नाम बता दीजिए इनका, ठीक है। पता लग जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? विष्णु सखाराम खांडेकर। विष्णु सखाराम खांडेकर की आज पुण्यतिथि है, हम इन्हें भी नमन करते हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1898 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1976 में हुई थी। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। विष्णु सखाराम खांडेकर ने किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन सा उपन्यास था वो जिसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता? अगर आपने लिखा होगा ययाति, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनको भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया इनको, ठीक है। और इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? ये बात है 1974 के आसपास की। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको कब मिला था? 1974 के आसपास में ये इनको पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास के लिए जीता? ययाति नाम का उपन्यास था इनका। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान इन्होंने प्राप्त किया था। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया था, जिसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा? तो आप कहेंगे मराठी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। इस वजह से मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र में मूल रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी बोली जाती है, ठीक है ना। मुख्य रचनाओं की बात करें तो अभी मैंने एक बताया आपको, ययाति। ययाति बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था, जिसकी बदौलत इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। इसके अलावा इन्होंने एक रचना और लिखी थी देवयानी नाम से, देवयानी। और एक रचना इनकी और आती है कचदेव, तो ये भी रचना इन्हीं के द्वारा लिखित है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करें विष्णु सखाराम खांडेकर के जो लेखक कार्य की, वो इनका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1919 के बाद से इनका ये प्रकाशन कार्य शुरू हो गया था।
तो थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आप इनके बारे में थोड़ा और स्टडी कर लीजिए। आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। अब चलो हम इनके बारे में भी जानेंगे। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, नाम है इनका अमरनाथ झा। अमरनाथ झा को हम किस वजह से जानते हैं, ये भी हमारे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। आप इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अमरनाथ झा एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, लेखक और शिक्षाविद तथा हिंदी के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक थे। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य से बिलोंग किया करते थे? यहाँ पर शब्द यूज किया गया है हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक। अगर आप अंदाजा भी लगाएं तो भी आप बिहार का नाम टिक करेंगे, या फिर आप झारखंड का नाम टिक करेंगे, है ना, या फिर मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। तो जैसे बात करें 25 फरवरी 1897 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मधुबनी में। और ये मधुबनी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि कहाँ है, हमारे बिहार में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। और ये बात कब की है? 1955 की बात है ये। इनके पिता का नाम था गंगानाथ झा। और वैसे इनकी कर्म भूमि के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने बखूबी कार्य किया था। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया इनके साहित्य को देखते हुए। और ये कब की बात है? ये बात है 1954 की, जब इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। हिंदी को सम्माननीय स्तर पर ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए अमरनाथ झा ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। और हिंदी के कुशल वक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की थी। तो आप इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लीजिए। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक रचना आती है रत्नाकर। रत्नाकर इनकी रचना जो 1920 की है, ठीक है, हिंदी साहित्य संग्रह है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और एक इनकी रचना है पद्म पराग, 1935 की है वो। हैमलेट नाम की इनकी एक रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आज इनकी पुण्यतिथि है। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेंगे। इनका शायद नाम आपने सुना होगा, तो इनका नाम क्या है? हबीब उर रहमान लुधियानवी। लुधियानवी। तो जैसे बात करें इनके नाम के पीछे लुधियानवी लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो जन्म स्थल रहा होगा वो लुधियाना रहा होगा। और लुधियाना होने की वजह से इन्होंने अपने नाम के पीछे लुधियानवी लगाना शुरू कर दिया। तो लुधियाना में इनका जन्म हुआ। जिस प्रकार आपने राहत इंदौरी का नाम सुना होगा, राहत उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंदौर में, इस वजह से वो इंदौरी लगाते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनका जन्म लुधियाना में हुआ। ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? लुधियानवी लगाया करते थे। तो 2 सितंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने किस वजह से प्रसिद्धि हासिल की हमारे भारत में? तो ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। असेंबली बम कांड के बाद मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी ने भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को 1 महीने तक आश्रय दिया था। तो ऐसे थे हबीब उर रहमान लुधियानवी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव हो रहा था उसको दूर करने का प्रयास किया। 1929 की बात है, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने लुधियाना के घास मंडी चौक पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पानी के बर्तन का इस्तेमाल किया, तो हबीब उर रहमान लुधियानवी ने हिंदू, मुस्लिम और सिख कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसे खत्म किया और एक पर्चा लगवाया कि सबका पानी एक है
और जब इन्होंने इस प्रकार का ये कदम उठाया तो फिर इनको जेल में भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इन्हीं के द्वारा मजलिस ए एहरार इस्लाम हिंद की स्थापना की गई थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मजलिस ए एहरार इस्लाम हिंद की स्थापना कब की गई थी? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लिखा होगा 1929 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 29 दिसंबर 1929 को स्थापना की गई थी। इसकी किसके द्वारा की गई थी? तो नाम लिख देना आप, हबीब उर रहमान लुधियानवी का। भारतीय उपमहाद्वीप में एक धार्मिक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी मानी जाती है ये, वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए। इसे शॉर्ट फॉर्म में अहरार भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, ट्विटर एक्स, जोश, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिएगा EduRohi24। आपको अपने इस चैनल की प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।